आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूं कहानियां। मैं लेकर आ गया हूं फिर एक बार आप लोगों के सामने अपनी कहानियों की पोटली। और आज मैंने अपनी पोटली में से जो कहानी निकाली है उसका नाम है सोया हुआ नाग। मैं आपको बता देता हूं कि ये एक पंजाबी कहानी है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको सुना रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत मजेदार लगेगी। फिर देर किस बात की है, उठा लीजिए अपना चाय का कप और बैठ जाइए सुकून से और लीजिए इस कहानी का आनंद। जीतों को गौने पर आए मुश्किल से 20 दिन हुए थे। माँ को याद करके मेरा तो दिल बैठने लगता है। चलो मुझे पहुंचा आओ, फिर आ जाऊंगी 10 दिन के बाद। जीतू ने ये बात अपनी पति मुकंदे से कहा। जीतो बहुत सुंदर थी। मुकंदे को तो जैसे कोई अप्सरा मिल गई हो। उससे बेहद प्यार करता था, पर जीतो कभी भी उससे ढंग से बात नहीं करती थी। शायद उसका मन भीतर से बहुत उदास था। मुकंदो उसे खुद प्यार करता, वो उसकी बात का केवल हाँ हूं में ही जवाब देती। उससे आगे वो कुछ ना बोलती। ये सब मुकंदे को समझ में नहीं आ रहा था। हर बात में मुकंदे उसकी इच्छा में खुश रखता। आज जीतो ने मायके जाने के लिए कहा। ये उसका पहला अवसर था जब वो 20 दिन बाद खुलकर बोली थी। मुकंदे इस बात से प्रसन्न था कि चलो वो कुछ तो सामान्य हुई। हाँ हूं के आगे कुछ तो उसने बोला। जब वो जीतो को मायके छोड़ने गया तो उसके ससुरालियों ने उसको उस रात वहीं रोक लिया। अश्विन का महीना था। मुकंदे सोते समय परिवार से कुछ दूर खाट पर लेट गया। आधी रात को जीतो को लगा जैसे मुकंदे बेसुध सो रहा है। वो चुपचाप उठी, कंधे के सीने पे हाथ रखकर देखा तो वो हिला डुला भी नहीं। जीतो को विश्वास हो गया था कि वो बेसुध सो रहा है, लेकिन मुकंदे आधी जगह आंखें नीचे पड़ा हुआ था। वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। जीतो ने पोले पोले पांव रखकर आंगन पार किया और दरवाजे का कुंडा खोलकर बाहर निकल गई। मुकंदे जैसे सपना देख रहा था। वो उठा और खिड़की से लटकती कृपाण उतारकर जीतो के पीछे पीछे चल दिया। उससे 50-60 कदम ही पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि जीतो को नहीं पता था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसका मन तो कहीं और ही भागे जा रहा था। रास्ते में एक नाला आया। आगे बढ़कर एक ऊंची जगह आई जिसके बाढ़ पर होकर भैंसा नहीं जा सकता था। वो नाक की सीध में चलती जा रही थी। इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ वाली जगह पार करते हुए हाथ पैर छिल गए। कंधे भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसे इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर इतनी रात गए उसकी पत्नी कहाँ जा रही है। गांव से कोस भर दूर जाकर एक बाग आया। संतरे, अनार और अमरूदों का बाग। बाग के किनारे किनारे लगे कटीले तार पार करके वो सीधे बाग के भीतर चली गई। वहीं पर माली खेस ओढ़कर लेटा हुआ था। जीतो ने जाते ही उससे उसका खेस घसीट लिया। शेरू को जैसे किसी शय ने आकर दबोच लिया हो। पहले तो वो डर गया कि इतनी रात को कौन आया, पर जब उसने आंखें मलकर देखा तो जीतो खंबे सी उसके सामने खड़ी थी। पूरे 1 महीने बाद परछाई की भांति वो उससे फिर आन लिपटी थी। जीतो ने धक धक करते कलेजे से बोला कि जंगल चीर कर आ गई हूं शेरू। शेरू ने कहा कि तेरे बिना मैंने तो कभी तोतों को नहीं हाका। जीतो ने पूछा कि मेरे बाग में अब तक आप भी नहीं रही। वो बोला कि जिस दिन माली के दिल का बाग उजड़ गया हो उसके बाग के फूलों पर आप कहां से आएगी। शेरू भावुक हो गया था। जीतो ने कहा कि शेरू मेरी तरफ देख। दोनों हाथों में शेरू का मुंह थामकर जीतो ने अपनी ओर किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली कि मैं मुकंदे का भार नहीं ढोंगी।
मैं तो शेरू की मालिन हूँ। ये बातें करते करते वो दोनों गाढ़ी नींद में सो गए, एक ही खाट पर और एक ही खेस में। मुकंदे 20 कदम दूर एक खजूर के पेड़ की आड़ में ये सब कुछ सुन रहा था। उसके दिल में तो तूफान उठ रहा था। उसके दिमाग में आंधी शोर मचा रही थी। ये उसके सामने क्या हो रहा है? उसकी पत्नी जिससे वो इतना प्यार करता है वो किसी पराये पुरुष के साथ। उसकी आंखों में खून उतर आया। आहिस्ते आहिस्ते मुकंदे माली के सरहाने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ फिरा कर देखा, कृपान की धार उस तरह जैसी थी। दोनों हाथों की पूरी शक्ति ने उसकी कृपान उछाली और एक ही झटके में माली की गर्दन गाजर के टुकड़े की तरह काट कर सिर अलग कर दिया और सीधे भाग गया। और भागते भागते वो नाले के पास पहुंचा। कान में लगा लहू धोया। उसके कान एकदम खड़े हो गए थे। पाक से चित्कार की ध्वनि आ रही थी। तेरे यार को किसने मारा है? भी वो साला सामने आए। बंदे ने उस बात को अनसुना किया और घर चुपचाप चला आया। आराम से आकर बढ़िया सी नींद ली। दिन अभी नहीं निकला था, जीतो भी पत्थर होकर घर आ गई। अगर उसने मुकंदे के सीने पर हाथ रखा तो वो उसी प्रकार धुत सो रहा था। और वास्तव में मुकंदे की भी अब आंख खुल चुकी थी। वो तो दांत भींच कर पड़ा हुआ था। सुबह हुई और जीतो ने सुबह उठकर मुकंदे से कहा, मेरा तो यहाँ भी मन नहीं लग रहा। माँ से मिल ली हूँ, चलो अब लौट चले। मुकंदे तो जैसे छाती पर पत्थर रखकर खड़े हुए थे। दूसरे दिन शाम को वो दोनों अपने गांव वापस आ गए। फिर उस बारे में उनमें कोई बात ही नहीं हुई। वो आराम से रहते रहे। मुकंदे अभी भी पहले की तरह उसे प्यार करते रहा। समय धीरे धीरे बीता और जीतो की हाँ हूं भी अब ठीक हो गई। पर वो अभी भी उखड़ी उखड़ी रहती थी, जैसे कि उसके कलेजे में से कुछ निकल गया हो। मुकंदे मुकंदे तो सब कुछ जानता था। के बाद भी वो उसे खुश रखने का ही प्रयत्न करता था। वो हमेशा सोचता था कि अब ये जाएगी तो जाएगी कहाँ। अब तो मेरे अलावा इसके पास कोई चारा ही नहीं है। वहीं माली की हत्या में पुलिस ने क्षेत्र के 7-8 हत्यारों को बंदी बना दिया था। कोई कहता कि संतरे तोड़ने आए चोर शेरू को मार गए। कोई कहता कि शेरू की किसी से दुश्मनी थी, किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली है। कोई कुछ कहता और कोई कुछ कहता। कई वर्ष तक क्षेत्र के 10 नंबरियों को परेशान किया जाता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता और 10-12 साल बीत गए। जी तो अब 3 बच्चों की मां बन गई थी। पति पत्नी में भी अब खूब निभ रही थी। एक दिन शाम को काफी अंधेरा हो गया। अभी भैंस भी धोनी थी। कंधे ने जीतो से कहा कि सबात में से बाल्टी ले आ। जीतो ने कहा कि मुझे तो अंदर जाने में डर लगता है, देखो तो कितना अंधेरा है। कंधे ने पूछा कि अपने घर में कैसा डर भाई? जीतो ने मना कर दिया। वो बोली कि दिन होता तो ले आती, अंधेरे में तो 100 सांप बिच्छू होते हैं। दिन में भी तो घर यही होता है। की आवाज में अब थोड़ा सा रौब और थोड़ी सी तेजी थी। जीतो ने भी साफ जवाब दे दिया कि तुम ही जाके खुद ले आओ, मैं तो अंदर ना जाऊंगी। बड़ी आई डरने वाली। कंधे जैसे कुछ कहने ही वाला था, भी वो अचानक बोल पड़ा कि तब नहीं डर लगा था जब आधी रात को उठकर माली के पास गई थी। ये बात कहकर मुकंदे रांद में भैंस की सानी मिलाने लगा। लेकिन इधर जीतो के तो कान खड़े हो गए। वो चुपचाप भीतर आई और खूंटे पर टंगी कृपाण उतार लाई और बड़ी तेजी से चिल्लाई, अच्छा
तो तुम ही हो जिसने मेरे यार की हत्या की। और पलक झपकते ही मुकंदे का सर भैंस के खूंटे के पास फुटबॉल की तरह लुढ़क पड़ा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ एक पंजाबी कहानी, सोया हुआ नाग। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है और आप ऐसी ही और भी बढ़िया और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।